हमारा चैप्टर वायु शुद्धता महत्व एवं संवादन में आज का हमारा जो टॉपिक है वह है संवादन। ठीक है, ये है संवादन। आज का हमारा टॉपिक संवादन है। क्या है संवादन? तो संवादन से जो हमारा तात्पर्य है, किसी स्थान पर वायु के आने और जाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? हम संवादन कहते हैं। मान लीजिए ये हमारा रूम है, इसमें वायु जो गैस है ऑक्सीजन बाहर से आ रही है और तुम यहाँ पर उपस्थित हैं, तो हम कौन सी गैस छोड़ रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे रूम से बाहर जा रही है और ऑक्सीजन हमें मिल रही है। तो क्या है? ये संवादन है ना। वायु के आने जाने की प्रक्रिया क्या है? संवादन कहलाती है। तो किसी कमरे में बैठे हुए व्यक्ति जो है सांस श्वसन क्रिया जो करते हैं, उसमें क्या करते हैं? कमरा प्रदूषित हो जाएगा यदि हमें बाहर से शुद्ध वायु नहीं मिल रही है। तो इसकी व्यवस्था ऑक्सीजन गैस की व्यवस्था करना, जिससे क्या जो कमरे का जो टेम्परेचर है या गैसों का जो आदान प्रदान है वह उचित प्रकार से हो सके। तो बाहर से हमें कौन सी गैस मिलेगी? जो पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन गैस को छोड़ेंगे वह गैस हमारे कमरे में आएगी और श्वसन क्रिया में जो व्यक्ति प्रेजेंट है रूम में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ेंगे श्वसन क्रिया में, तो वो गैस बाहर जाएगी। तो इसमें क्या हमें गैसों का संतुलन बनाए रखना होता है ना। वायु का संतुलन बनाए रखना क्या है? संवादन कहलाता है। और ये है कुछ हमारा टॉपिक है, वह है संवादन के साधन। संवादन के जो साधन है कौन कौन से होते हैं? तो संवादन के साधन दो प्रकार के हैं, एक तो प्राकृतिक साधन है और दूसरे कृत्रिम साधन। संवादन के साधन फर्स्ट है हमारा प्राकृतिक साधन। और सेकंड है हमारा कृत्रिम साधन। तो हम पढ़ेंगे संवादन के जो साधन हैं उनमें प्राकृतिक कौन से हैं और कौन से कृत्रिम साधन हैं। तो प्राकृतिक जो हम प्रकृति से ही प्राप्त है और कृत्रिम इनका निर्माण मानव ने किया है। तो प्राकृतिक साधन जो है प्रकृति ने स्वयं ही संवादन की व्यवस्था की है। तो प्राकृतिक में आ जाएंगे जो हमें प्रकृति से प्रदान होते हैं। इसमें कुछ साधन दे रखे हैं देखिए प्राकृतिक में, जैसे क्या? गैसों का विसरण। गैसों का जो गुण है उनमें विसरण का गुण पाया जाता है, क्योंकि गैस जो है वह कभी भी एक स्थान पर नहीं रहती है, उनका आदान प्रदान होता रहता है। गैसों में क्या? फैलने का गुण है। तो कोई हमारी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी तो क्या हो जाएगा? उसका विसरण हो जाएगा और उसके स्थान पर कोई अन्य गैस आ जाएगी। जैसे ऑक्सीजन जो हम श्वसन क्रिया में ग्रहण करेंगे तो गैस क्या है? फैलने की प्रकृति है, एक स्थान पर नहीं रुकती है। तो गैसों का विसरण, गैस का एक स्थान से दूसरे स्थान पर खुद ही स्वयं चले जाना क्या कहलाया जाएगा? हमारा प्राकृतिक साधन में आ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पर क्या प्रदूषित वायु है वह दूसरे स्थान पर चली जाएगी और जिससे क्या शुद्ध वायु जो है वह हमारे स्थान पर जाएगी। तो गैसों का विसरण होने से हमें क्या है? इसमें प्राकृतिक साधन में हमारे गैसों का विसरण आ जाएगा। अब ऐसे ही हमारा सेकंड, तेज गति से चलने वाली हवाएं। तो तेज गति से चलने वाली जो हवाएं हैं तो प्रकृति द्वारा ही चलती है तेज हवाएं। तेज हवाएं जब चलेंगी तो जैसे अशुद्ध वायु है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी। तो अशुद्ध वायु में हमारी विभिन्न प्रकार की गैसें हो सकती हैं ना, जो कारखाने फैक्ट्रियां इनसे निकलती हैं। तो अशुद्ध वायु दूसरे स्थान पर जाएगी, शुद्ध वायु हमारी जो प्रदूषित वायु थी उसके स्थान पर आ जाएगी। तो तेज हवा के चलने से भी हमारा जो वायुमंडल है वह शुद्ध आ जाएगा। तो यह भी प्राकृतिक साधन में आ जाएगा। ऐसे ही हमारा थर्ड, वातावरण में होने वाला जो तापमान का अंतर है इससे भी प्राकृतिक साधन के अंतर्गत आएगा। जो हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी क्या करता है? जो हमारी अशुद्ध वायु है, गर्म वायु, इसमें तेज तापमान में जो अशुद्ध वायु है वह गर्म होकर कम गतिशील हो जाती है, हल्की हो जाती है और हल्की होकर क्या होगी? वो ऊपर उठेगी और ऊपर उठने पर
की गैसें निकलेंगी, या कोई मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, कोई कारखाना है, वहाँ विभिन्न प्रकार की गैसें बनाई जा रही है, मेडिसिन दवाइयाँ बना रहे हैं हम, तो क्या विभिन्न प्रकार की गैसें उत्पन्न हो रही है। मान लीजिए हम कोई गैस बना रहे हैं, लैब में प्रैक्टिकल कर रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनानी है, तो यदि हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो गैस अंदर ही रहेगी रूम में, तो मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। तो उस गैस को बाहर निकालने के लिए जो मानव ने निर्माण किया है, उसका निर्माण किया है एग्जॉस्ट फैन, नाम सुना होगा आपने, लगे होते हैं घर में भी, घरेलू उसमें, जैसे कि किचन होती है, हम खाना बनाते हैं तो भी विभिन्न प्रकार की गैसें बनती हैं, जैसे कि हमारे किचन में फ्रिज होता है, उसकी जो गैस है उसे बाहर निकालने के लिए भी एग्जॉस्ट फैन जो है वो हम लगवाते हैं। तो उसका क्या कार्य है, एग्जॉस्ट फैन जैसे हम चलाएंगे तो वह अशुद्ध जो गैस है उसे बाहर निकालने का कार्य करेगी। और जैसे हमने ये जो होते हैं विंडो लगवा लेते हैं हम, खिड़कियां, तो इनका क्या कार्य है, इनके माध्यम से जो शुद्ध वायु है वह हमारे जो लैब है या हमारी किचन है, रूम है, अंदर प्रवेश करने का कार्य करेगी। तो कैसा है ये, मानव निर्मित। ऐसे ही शुद्ध वायु जो है इसमें अंदर लाने के लिए जो कमरे की दूषित वायु है, अन्य किसी साधन द्वारा जो वायु है उसे धकेल दिया जाता है। जैसे कि हमारे घर में कूलर होते हैं ना, कूलर चला लेते हैं हम, कूलर, फैन आदि, तो इनका क्या कार्य है, इनका जो अशुद्ध दूषित वायु है उसे धकेल कर बाहर करने का कार्य करते हैं, और जो शुद्ध वायु है वह तो खुद ही आती रहती है। ठीक है, तो ये हमारा कृत्रिम। ऐसे ही कमरे की जो वायु है इसे पाइपों में गर्म वाष्प प्रभावित करके भी गर्म कर दिया जाता है पाइप के माध्यम से, और गर्म होकर मैंने बताया था वायु कैसे हो जाती है, हल्की हो जाती है, और यह जो रोशनदान हम अपने कमरे में लगवाते हैं उनके माध्यम से बाहर निकल जाती है। और जो शुद्ध वायु है, जो रोशनदान है उनके माध्यम से जो अशुद्ध वायु है बाहर निकल रही है, और जो हम गेट दरवाजे बनवाते हैं उनके माध्यम से जो शुद्ध वायु है वह हमारे रूम में प्रवेश करती है। तो ये है हमारे कृत्रिम साधन। प्राकृतिक साधन बता दिए हैं, कृत्रिम साधन भी हो गए हैं। ठीक है, अब है इसमें उचित संवादन व्यवस्था के लिए कुछ ध्यान देने योग्य बातें। तो उचित संवादन की व्यवस्था के लिए जैसे क्या, शुद्ध वायु कमरे में सरलता से प्रवेश कर सके, है ना, जो हमारा जो रूम है उसमें शुद्ध वायु आसानी से प्रवेश कर सके, जिससे क्या जो व्यक्ति उसमें उपस्थित हैं, बैठे हुए हैं, वे शुद्ध वायु को ग्रहण कर सकें। ऐसे ही दूषित वायु जो है, दूषित वायु भी सरलता से कमरे से बाहर जा सके, है ना, और कमरे की वायु जो है निर्धारित तापमान पर बनी रहे। जो वायु है उसका भी निर्धारित तापमान होना चाहिए। ऐसे ही इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए संवादन में, जैसे गैस, जीवाणु, धूल आदि के कण उनसे मुक्त हो। जो वायु है हमारे रूम में ऐसी होनी चाहिए जिसमें क्या जीवाणु प्रेजेंट ना हो और धूल मिट्टी आदि के कण ना हो। यदि ये प्रेजेंट होंगे उस गैस में तो ये जीवाणु, कीटाणु, धूल मिट्टी के कण हमारे बॉडी में जाकर सांस के थ्रू जो हम सांस लेंगे इससे भी विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। अब है नेक्स्ट संवादन के प्रकार। संवादन के प्रकार कौन कौन से हैं? तो संवादन के प्रकार में आ जाएगा हमारा संवादन के प्रकार, फर्स्ट है बाहरी संवादन, बाहरी संवादन में क्या जाएगा, देखिए बाहरी संवादन जो है इसमें आवासीय जो हमारे मकान है, क्षेत्र, उसके बाहर का जो हमारा पर्यावरण है, जैसे क्या जो हमने घर भवन का निर्माण किया है मकान का, उसके बाहर का जो वातावरण है, पर्यावरण है, उसमें कैसे कैसे हैं। मान लीजिए हमारा मकान जो है वह किसी फैक्ट्री के पास है तो वहाँ का जो वातावरण है कैसा होगा, अशुद्ध होगा, दूषित वातावरण होगा, क्योंकि जो कल कारखाने जो होते हैं इनसे विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं, तो हमारा जो बाहर का जो पर्यावरण है वह भी दूषित होगा, जिससे क्या संवादन की व्यवस्था भी कैसी होगी, हमारी अशुद्ध होगी। तो हमें भवन निर्माण का ऐसा निर्माण कराना चाहिए जहाँ क्या वहाँ का वातावरण शुद्ध हो, पर्यावरण शुद्ध हो, कल कारखानों से, फैक्ट्रियों से आदि स्थानों से दूर होना चाहिए। ऐसे ही जो सड़कें हैं वह चौड़ी होनी चाहिए, पक्की होनी चाहिए, जिससे कि कच्ची सड़कें होंगी तो उनसे धूल मिट्टी आदि उड़ेगी और हमारी जो वायु है वह कैसी हो जाएगी, अशुद्ध हो जाएगी, ये धूल मिट्टी के कारण उसमें उपस्थित हो जाएंगे। ऐसे ही सभी घर जो है समान व ऊंचाई दूरी पर होने चाहिए, कुछ उठाकर ऊंचाई पर उन्हें बनाना चाहिए, और जैसा हमारे घर है वहाँ की सड़कें, गलियां हैं, वे कैसी होनी चाहिए, वहाँ पर कूड़ा आदि करकट इकट्ठा नहीं होना चाहिए, जिससे क्या गंदगी पनपेगी। और जो नालियां हैं, नालियां भी कैसी होनी चाहिए, उन्हें भी
शुद्ध करते रहना चाहिए, जैसे कि फिनाइल आदि डालकर, जिससे क्या नालियों का जो गंदा पानी है वह दूषित होने से बचाया जा सके। ऐसे ही स्वास्थ्य के लिए मैंने बता दिया था, हानिकारक उद्योग जो हैं, कारखाने, कसाईखाना, रासायनिक उद्योग, मछली आदि, ये हमारे आवासीय क्षेत्र जो मकान हैं हमारे घर से दूर होना चाहिए। तो ये हमारा बाहरी संवातन के अंतर्गत आ जाएगा। अब हमारा सेकेंड भीतरी संवातन। तो भीतरी संवातन में क्या आएगा, देखिए भीतरी संवातन भीतरी संवातन के अंतर्गत जैसे क्या किसी भी भीतरी संवातन जो है उसका संबंध लिया जाएगा किसी भी स्कूल, सिनेमा घर आदि के संवातन से लिया जाएगा। जैसे क्या जहाँ के भैया बहन पढ़ने जाते हैं वहाँ का जो संवातन है, संवातन की प्रक्रिया है, तो स्कूल के अंतर्गत जो संवातन की प्रक्रिया है वह कैसी है, तो इसका जो प्रभाव है वायु की, त्वचा आदि पर पड़ता है। इसमें भीतरी संवातन में जिस क्लासरूम में बच्चे बैठे हुए हैं वहाँ पर शुद्ध वातावरण है या नहीं, वहाँ पर संवातन की व्यवस्था है, ऑक्सीजन गैस आने की व्यवस्था है या नहीं, जिस क्लासरूम में बैठे हुए हैं उसमें विंडो है, वेंटिलेशन है या नहीं, तो ये सभी भीतरी संवातन के अंतर्गत आ जाएगा। जिससे क्या जिस क्लासरूम में बैठे हुए हैं और एक क्लास में बच्चे होते हैं 30-35, संख्या इनसे अधिक भी हो सकती है, तो सभी श्वसन क्रिया में क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ेंगे। यदि वहाँ पर क्लास में विंडो, खिड़की नहीं है तो क्या होगा, जिस गैस को छोड़ेंगे उस गैस को ही ग्रहण करते रहेंगे, जिससे क्या इसके उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऐसे ही भीड़ वाले स्थान जैसे सिनेमा घर में जाएंगे तो वहाँ का संवातन कैसा है, अब मान लीजिए हम किसी हॉल में बैठे हुए हैं, वहाँ पर संवातन की व्यवस्था ही नहीं है, वायु के आने जाने की व्यवस्था ही नहीं है, तो वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई है, तो वहाँ पर क्या होगा, इससे भी हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जो हम CO2 गैस को छोड़ेंगे उसे ही ग्रहण करेंगे। तो यह रहेगा हमारा भीतरी संवातन। तो भीतरी संवातन के अंतर्गत जो कमरे हैं उसमें खिड़की की व्यवस्था है या नहीं, दरवाजे अधिक से अधिक होने चाहिए। मान लीजिए एक क्लास है तो ऐसा नहीं कि उसमें एक ही दरवाजा हो, हम 2 दरवाजे भी रखवा सकते हैं, विंडो 2-3 हो सकती हैं, तो ये भीतरी संवातन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अब है हमारा प्राकृतिक संवर्धन व्यवस्था के उपाय। तो प्राकृतिक संवर्धन के अवस्था के उपाय में यही आ जाएगा, जैसे क्या प्रत्येक कमरे में दरवाजे अधिक होने चाहिए, खिड़कियां आमने सामने बनवाई जानी चाहिए, जिससे क्या शुद्धिकरण होता रहे वायु का, और कमरे में वायु के प्रवेश, निर्गमन आदि खिड़कियों की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे क्या शुद्ध वायु आ सके और अशुद्ध वायु कमरे से बाहर जा सके। ऐसे ही व्यक्ति को पर्याप्त शुद्ध वायु प्राप्त होने के लिए लगभग 15 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग स्थान पर स्थान होना चाहिए। इसमें यदि 15 वर्ग मीटर प्रति व्यक्ति स्थान होगा तो इससे भी उसे शुद्ध वायु मिलेगी, आसपास ज्यादा भीड़ नहीं होगी, इससे भी शुद्ध वायु प्राप्ति होगी। ऐसे ही हमारी जो किचन है, रसोई है, लैब है, स्कूल में तो चिमनी लगी होनी चाहिए, जिससे क्या जो धुआं है, प्रदूषित गैस है वह आसानी से बाहर जा सके। ऐसे ही किसी मोहल्ला के आसपास जो नालियां हैं उनकी सफाई रखनी चाहिए। अब है हमारा एक पारगामी संवातन। तो पारगामी संवातन क्या है, इस प्रकार का जो संवातन है वह अत्यंत प्रभावी एवं स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। इसमें कमरे में वायु के प्रवेश से उसके निकास के लिए खिड़कियां, दरवाजे, रोशनदान ठीक आमने सामने बनाए जाते हैं। पारगामी संवातन में दरवाजे के सामने दरवाजा होगा, ऐसे ही खिड़कियां आमने सामने होंगी, जिससे क्या दूषित वायु बाहर निकलेगी और जो शुद्ध वायु है उसका प्रवेश के लिए उचित व्यवस्था होगी खिड़कियों के माध्यम से, दरवाजों के माध्यम से। ऐसे ही कमरे का जो वातावरण है वह शुद्ध रहेगा। और कुछ खिड़कियां व दरवाजे जो हैं उनका प्रयोग से भी जो है वायु आसानी से आ जा सकेगी। ऐसे ही रोशनदान है, चिमनियाँ, तो ये मैंने बता दिया है, ये हमारे कैसे हैं, सब प्राकृतिक में आ जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही और इनके नोट्स साथ के साथ बनाते रहेंगे। थैंक यू।